जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम एनसीईआरटी की जो भी बेस्ट नोट्स हैं जो एनसीईआरटी रीपब्लिश नहीं करती है, उसका ये दूसरा पार्ट है। चित्रात्मक रूप से इसको दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्ट ये दूसरा है। पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आप अवश्य देखें, बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। सभी एनसीईआरटी के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। उसके प्रश्न के अंत में, हमारी वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप देंगे। पहली वाली वीडियो में हमने सांप के बारे में बताया था, कितने प्रकार के सांप होते हैं, कौन कौन से जहरीले होते हैं। बाघ के बारे में बताया था। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क और राजस्थान का जो घाना नेशनल पार्क है उसमें शिकार करना मना है, ये भी बताया था। शिकारी पौधे के बारे में बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें तथ्य बताए थे हमने। उत्तराखंड की फुलवारियों के बारे में बताया था। और ये बता रहे थे आपको बसवा का खेत, इसके बारे में आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। मैं हूँ बसवा एक व्यक्ति का नाम था। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम है बेलवनिका। अरे अब्बा किसान हैं, उसके अब्बा जो थे वो किसान थे। जुलाई के महीने में हर बार की तरह इस बार भी अब्बा प्याज की फसल उगाने की तैयारी करते हैं। जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगती है। खेती करने के लिए अब्बा कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अम्मा मुझे अपने साथ खेत ले जाते हैं। पिछले दिनों मैं अब्बा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया था। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का सहारा लिया जाता है। और आगे की आज की वीडियो यहाँ से शुरू है। प्याज की फसल के बारे में बताया जा रहा है। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो जो प्याज के छोटे छोटे जो पौधे, जो किल्लियाँ निकलती हैं, वो लगभग 20 दिन के अंतराल में प्याज के निकलते हैं। साथ ही निकल आई है खरपतवार। तो इसमें क्या बताया गया है, खरपतवार भी साथ में निकल आए हैं। तुम जानते हो ना खरपतवार, तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं। वह होती है खरपतवार। जो खरपतवार होते हैं वो जो फसलों के साथ में अन्य छोटे छोटे पौधे वगैरह ये निकल आते हैं, तो इनको खरपतवार बोलते हैं। अब्बा कहते हैं इसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यह सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। तो जो खरपतवार है वो हमारे जो फसल होती है उसके लिए हानिकारक होती है। इसको समय समय पे हटाना पड़ता है, जिसको गांव में कहते हैं निराई करना पड़ता है खेत में। मैं भी खरपतवार निकालने में अब्बा अम्मा को और काका की मदद करूंगा। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। और क्या बताया गया है इसमें, जो खरपतवार होती हैं वो बिना बोए जो उग आते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। यह फसल के लिए हानिकारक होती हैं। और इसमें बताया गया था खूंटी की मदद से जो खेती है उसको समतल या सही किया जाता है। प्याज के खेत में हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटने तक पहुंच गए हैं। पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक ये डिज़ाइन है मधुबनी, जो बिहार में पाई जाती है। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को
मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? मध्य बिहार के मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? त्योहारों पे आंगन में और दीवारों पर यह चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो चावल के घोल मिला के फिर इसमें रंग मिलाया जाता है जिससे मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। यह जो बिहार का मधुबनी ज़िला है वहाँ की ये पेंटिंग है। वहाँ पे आगे देखिए, ये रंग भी ख़ास तरीके के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नील का, हल्दी का, फूल, पेड़ों के जो रंग निकालते हैं केले वगैरह में, उसमें से चित्रों में इंसान, जानवर, इंसान देखिए जानवर भी हैं, इंसान ही ऊपर थे, इंसान के रूप में ये बनाया गया। पक्षी हैं, जानवर हैं ये हाथी। तो इसमें क्या बताया गया है? चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों आदि अन्य जीवों के साथ में ये पेंटिंग तैयार की जाती है। अब इसके बारे में क्या बताया गया? अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। हमें वहाँ उतरना है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे। बलियम्मा किसे कहते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। जो माँ होती हैं उनकी बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। आगे देखिए, आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे यानी मौसी के यहाँ जाएंगे। माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा बोलते हैं। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमुम्मा किसे बोलते हैं? नानी को बोलते हैं। अमुम्मा के लिए गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म हो गया है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अमुम्मा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तो क्या क्या बताया गया है? जो अमुम्मा है, माँ की बड़ी बहन को अमुम्मा कहते हैं यानी मौसी को। और क्या बताया गया है? सॉरी, जो बलियम्मा है उनको कहते हैं माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा बोलते हैं। अमुम्मा जो है माँ की माँ को बोलते हैं यानी नानी को। तो ये अमुम्मा हो गई कौन? नानी। और बलियम्मा हो गए हमारी मौसी। दोबारा बता दूं, बलियम्मा जो है माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं। अमुम्मा माँ की माँ को बोलते हैं। इसके बाद बताया गया है मधुमक्खी पालन के बारे में। क्या बताया गया है इसमें? हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मधुमक्खियां हैं उनको कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा पसंद हैं? उनको होते हैं लीची के पेड़। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अधिकतर जो मधुमक्खी पालन का सही समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्या? अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
उसके बाद क्या बताया गया है इसमें, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। हमारी जो NCERT की जो भी प्रमुख टॉपिक हैं उन सब के बारे में हमारे गागर के सागर के रूप में जो वीडियो आ रही है उन सब में इसके बारे में विस्तृत और अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में बताया गया है कि प्रश्न कैसे बनते हैं सभी के बारे में। 30-30 मिनट की वीडियो है, 3 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो भी आज पब्लिश हो जाएगी। और हमारी इतिहास में और पर्यावरण में भी गागर में सागर के रूप में जो वीडियो चल रही है उसको आप अवश्य देखें। हैंड रिटेन NCERT बेस्ड हैं जो CTET 2020 के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं, उसको आप अवश्य देखें। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या बताया गया है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहन भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब इसमें क्या बताया गया है देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या क्या है कि ये कहाँ की निवासी हैं। ये आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र में वेट उठाना प्रारंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम का वजन ये उठा लेती हैं। और इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वजन उठाने का कार्य करती हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का अपना जो सेल्फ वर्कआउट है वो करती हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे सुनील और एन वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पे भरा जाएगा। ये क्या बताया गया इसमें, अध्यापक के लिए गांधीधाम अहमदाबाद और बरसार गुजरात में है। ये बताएं बच्चों को कि जो गांधीधाम है अहमदाबाद है और जो बड़साल है वलसाड वो गुजरात में है। कोझीकोड केरल में है। कोझीकोड कहाँ है? केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात एवं केरल को दिखाने के लिए यह बात समझाई जाए और जिससे बच्चों को आनंद में महसूस हो और सफ़र भी लंबा कट सके। ये इसमें बताया गया है कि कोझीकोड है वो केरल में है, अहमदाबाद बरसाड और गांधीधाम गुजरात में है। और आगे क्या बताया गया है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह गया तो वो जो अचार है वो खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे लंबे समय तक रखा जा सकता है। सही खाना और सही सेहत के बारे में बताया गया है। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रशिम और कैलाश। दोनों बच्चों ने डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत में कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है। देखिए, सर्वप्रथम आप ये चित्र देख लीजिए। ये जो अपर्णा है उन्होंने 2 बच्चों थे उनके पास आए थे, रश्मि और कैलाश, उनसे बातचीत वगैरह की और उनके बारे में जो तथ्य थे उसके बारे में बताया गया है। यह रश्मि है, यह कैलाश हैं। देखिए आप, रश्मि और कैलाश, पहले आप चित्र देख लीजिए इनके बारे में, फिर आगे मैं इनके बारे में बताता हूँ।
रस्म के बारे में बताया गया है। रस्म के बारे में बताया गया है। यह 5 साल की हैं, 3 साल की लगती हैं, लेकिन हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती हैं। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती हैं। खेलने की भी ताकत नहीं है। खाना क्या इनका रहता है, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिले तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। तो यह बहुत कम खाती हैं। कैलाश के बारे में बताया गया है, वह 7 साल का है, लेकिन वो उम्र में बड़ा दिखता है। उसका शरीर मोटा हो चुका है, थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है। बस में स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, यह उसका शेड्यूल रहता है। खाना कैसा है, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं आता है। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही उसे भाता है। उसे इनके बारे में क्या बताया गया है, डॉक्टर ने दोनों का कद और वज़न नापा और यह जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही भोजन करना। सही भोजन करना ही सभी चीज़ों का यहाँ पे निचोड़ बताया गया है। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है एक कहानी के माध्यम से। पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1982 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। ये नई कहानी के रूप में इसमें तथ्य बताए गए हैं, ध्यान से आप समझना। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। एक व्यक्ति है जो फौजी है, वह गोली से जख्मी हो गया था, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। आगे सुनिए क्या बताया गया है इसमें। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की। तो जो डॉक्टर है उसने मार्टिन है जो उसकी सही से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। उसके पेट में छेद रह गया था जहाँ पे उसकी गोली लगी थी। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। तो अब अभी तक की कहानी में हमने जाना कि एक डॉक्टर है, तो उसने एक फ़ौजी का इलाज किया है जिसे गोली लग गई थी। उसके पेट में एक छेद था, वो छेद भरा नहीं था। पेट की चमड़ी को बड़ा देखो उसके पेट में एक छेद सा हो गया था। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया। तो इसमें क्या बताया गया है, जो पेट की चमड़ी थी उसने उस छेद को केवल ढक लिया था। ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन जाती है। निचले तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता है। इसमें यही बताया गया है कि अगर उस चमड़ी को हटा दिया जाए तो उस चमड़ी से पेट में झांका जा सकता है। ऐसा उसके पेट में एक छेद सा बन गया था। उसके ऊपर जो स्किन है वो आ गई थी। बस छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। तो इसमें बताया गया है, आगे देखिए। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लग गया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। उसने जो डॉक्टर था उसने अब एक बात सोची कि इसके पेट में जो एक छेद है जिसमें से सारा उसका पेट का मामला देखा जा सकता है, तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। देखिए, इन 9 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई थी। बताओ, शादी भी कर लिए, बच्चे भी हो गए होंगे। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट के पाचन की क्रिया होती कैसे है। पहले ये नहीं पता था कि पेट की प्रक्रिया पाचन कैसे करती है, खाना को कैसे पचाती है, उनका क्या काम होता है। जो
पेट के बारे में बताया गया है। उसके पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, वे पाचन में मदद किस प्रकार करते हैं, या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर निकाल एक गिलास में रख लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। तो इन्होंने ये देखा कि जब उसे उसका पेट मिल गया, उस पेट में से कुछ भी निकाल सकते थे, तो उसने क्या किया, जो पाचक रस था उसको एक कटोरे में निकाल कर रख लिया। कटोरे में निकालने के बाद उसने क्या किया, कटोरे में निकालने के बाद उसमें यहाँ पे कुछ खाने के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। आगे देखिए क्या होता है। खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी और देखा क्या वह पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाला। एक उन्होंने पाइप लिया, उसके माध्यम से अपना एक्सपेरिमेंट करके जो फौजी था उसके पेट में से जो छिद्र था उसमें से पाचक रस को निकाला। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के बारीक पीस डुबोकर रख दिए। जो पाचक रस निकला था उसमें उसने मछली के छोटे छोटे पीस किए और उसमें रख दिया जो पाचक रस था। सुबह 8 बजे देखा, इस गिलास में उतने ही तापमान पे रखा। ये जो कहा किया गया कि जितना तापमान हमारे पेट का होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी तापमान पे यह जो पाचक रस और मछली के टुकड़े थे उसको रख दिया गया। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरीके से घुल चुके हैं। तो ये आवश्यक नहीं माना गया कि जब तक हमारे पेट में ही रहेगा तभी ये खाने को पचाने का काम करेगी। हमारा जो शरीर में पाचक रस होता है उसको सही सेंटीग्रेड में रखने पर, सही तापमान में जो हमारे पेट का होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर भी अगर रखा जाए तो वो हमारे पाचक रस को जो हमारा भोजन है उसको पाचक रस पका सकता है। दोपहर के 2 बजे के बाद उन्होंने देखा मछली के जो टुकड़े थे वो घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इस तरीके से कुछ भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पकने में कितनी देरी लगी उसको, यह उन्होंने जाना। और सबसे बड़ा जो तथ्य इसमें निकला है, जो प्रमुख क्वेश्चन निकले हैं उनको हम जानते हैं। क्या केवल एक ही महत्वपूर्ण हमारा जो क्वेश्चन है वो आया है कि हमारे पेट का जो पेट का तापमान है तो वो कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्या बताया गया, हमारे पेट को पचाने के लिए पाचक रस की आवश्यकता पड़ती है। जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों को मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है ना ही नफ़रत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उन्हें सिखाने कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांपों को तो किसान के दोस्त भी कहा जाता है। तो सांप के दोस्त होते हैं केंचुए, और जो सांप होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। अब तुम
उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की नई कहानी भी बनाना, अपने दोस्त पोता पोती को भी ये बात बताना। एक सांप जो होते हैं उनकी एक जातियाँ होती हैं, कालबेलिया नाम, हाँ शायद उनका कालबेलिया नाम है। कालबेलिया जो है वो सांपों की एक सपेरे होते हैं, जो सपेरे होते हैं उनकी एक जाति होती है। जाति किनकी होती है? सपेरों की। सपेरों की जाति को एक कालबेलिया नाम भी दिया गया है। देखिए, एक कालबेलिया नाच का एक मुद्रा भी कर रहे हैं। इस तरीके से वो नृत्य करते हैं। जो कालबेलिया है वह सपेरों की जाति होती है। सपेरों की जाति कौन है? कालबेलिया एक जाति है। हाँ, इसमें क्या बताया गया है? इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध को, निर्भरता को दर्शाया गया है। जो सांप हैं और सपेरे हैं उनके आपसी संबंध को दर्शाया गया है। इसी तरीके से समुदाय पर बातचीत करके स्पष्ट किया जाता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता जैसे आम धारणा है। लोग जानवर पे क्रूरता से व्यवहार करते हैं, यह सही नहीं है। हमें भी जानवरों को छेड़ना और सताना नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आपने नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। और सभी प्रकार की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रोचक तत्व इसमें बताए गए हैं चित्रों के माध्यम से। क्या बताया गया है? दोपहर के ठीक 3 बजे आकाश में एक पक्षी, एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपने घोंसला बनाने को तैयार है। ये जो पक्षी है ये फाख्ता का दिखाया गया, जो कबूतर के जैसा दिखता है। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला भी बना लिया है। कुछ घोंसले में अंडे के बच्चे भी निकल आए हैं। घोंसलों में अंडे से जो बच्चे हैं वो भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों को जो माँ बाप हैं उनके कीड़े मकोड़े और चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में एक फाख्ता का बच्चा हुआ है। उन्होंने घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। जो गिजूभाई बधेका जी हैं वो गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। वे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और किस्से लिखते हैं, पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे गए पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो जो गिजूभाई बधेका जी हैं वह बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लिखते थे और उन कहानियों में आसपास के जो पक्षी थे उनके बारे में जानकारियाँ दी गई थी। तो हम शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है वह इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इसी काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो जो इत्र की नगरी है वो कन्नौज को कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज क्षेत्र है वहाँ पे गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचुड़ी, जो इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, अंडे दिए हैं। क्या बताया गया है इसमें? पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कौन बच्चे देती है? कलचुड़ी जो चिड़िया है वो। इसको इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है।
बच्चू भाई ने मुझे एक जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसले घास से बने हुए थे, उसके ऊपर पौधों की नाजुक नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई यह सब बिछा था। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए हैं? इसमें निकल के आया है जो कलचिड़ी का जो पक्षी होता है, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, उसके घोंसले में क्या क्या होता है? टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होते हैं, बाल होती है, रुई होती है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा होता है जिसमें जड़ें, ऊन, बाल, रुई यह सब बिछा हुआ होता है। तो कलचिड़ी पक्षी है, उसका भी चित्र आप देख लें। शायद आपने पहले देखा होगा गांव में, अब तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैंने भी ये पक्षी देखा है। तो जो कलचिड़ी का जो पक्षी है वह बहुत ही, उसके घोंसले में ये सब चीज़ें पाई जाती है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी मिलती हैं। देखिए, एक कहानी के माध्यम से क्या क्या जानकारी हमें दी गई हैं। जो कोआ होता है, तो कोए के घोंसले में लोहे के तार मिलेंगे आपको और लकड़ी की शाखाएं मिलेंगी। और कोए के घोंसले में ही कोयल जो है वह अपने अंडा देती है। कोयल अपना खुद घोंसला नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में अपना बच्चा देती है। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा है। जो ऊपर कलचिड़ी का जो बच्चा था, उसमें बताया गया है कि एक बच्चा देखा, वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच के अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और अपने बच्चों के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। क्या तुम जानते हो, कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। जो कोयल होती है वह केवल उसमें बच्चे देती है। ये देखिए, कोयल का चित्र भी दे रखा है। तो जो गर्माहट प्रदान करता है वो कौवा करता है, लेकिन जो अंडे देती है वो कोयल देती है। आगे देखिए, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटकता हुआ है। एक पेड़ है, उसमें से कुछ घोंसले लटक रहे हैं। पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। देखिए, जो कौवा होता है वह पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और चील भी। और फाख्ता जो पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। जो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। जो फाख्ता नामक पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया जो है वह आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और हमारे जो घर होता है घर की दीवारों पे, कहीं पे भी। घर की दीवारों में, आले में कबूतर भी ऐसा ही करते हैं, कहीं पे भी घोंसला बना लेते हैं, पुराने मकानों या खंडर में। बसंत गौरी, जो बसंत गौरी हमारी इंडिया में एक पक्षी पाया जाता है, भारत में बसंत गौरी। ये देख लीजिए, ये बसंत गौरी का चित्र है। घर की दीवारों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। गर्मियों के दिनों में, अभी गर्मी के दिन चल रहा है, आपने टुक टुक करती हुई आवाज़ सुनी होगी। यह बसंत गौरी की होती है। पेड़ के तने में ये गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। तो हमने कौन कौन सी बातें अभी तक जान ली हैं।
जो कोयल होती है, बता देते हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अपने बच्चे देती है, कौवा के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा जो है वो ऊंची डाली पर अपने अंडे देता घोंसला बनाता है। और क्या बताया गया था, कौन से पक्षी के बारे में? कलचड़ी का वृक्ष। जो कलचड़ी का वृक्ष, वो कलचड़ी का जो पौधा, वो चिड़िया है जो कलचड़ी की चिड़िया है, वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। और इसके घोंसले में लोहे के तार, टहनी, ऊन, बाल आदि ये होते हैं कलचड़ी का जो नाम का पक्षी होता है उसके घोंसले में। और कौवे के बारे में आपको बता ही दिया है। कोयल के बारे में बता दिया है कि यह जो है कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। बसंत गौरी के बारे में बता दिया है कि यह बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अपने उसमें बच्चे अंडे देती है। जिन जीवों के कान हमें दिखते हैं तो वह बच्चे देते हैं, जैसे इंसान और गाय, भैंस, ये सभी आ जाते हैं। हमारे कान भारी रूप से दिखाई देते हैं तो ये क्या बच्चे देते हैं। लेकिन जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं, जैसे पक्षी वगैरह हो जाते हैं, सांप हो जाते हैं, इनके कान हमें सही और ऊपरी रूप से नहीं दिखाई देते हैं, तो यह अंडे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में बताया गया है। जो दार्जिलिंग चिड़िया है, जैसा कि नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को भी सी देती है। तो दार्जिलिंग चिड़िया दो दर्जी होते हैं, वो हमारे लिए कपड़ों का सिलने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से चिड़िया को भी यही नाम दिया गया है, क्योंकि यह पत्तों को सिल लेती है। क्या बताया गया है, उसके बीच में बनी थैले के अंडे को देने के, वो एक थैले के रूप में तैयार कर लेती है, उसमें ही अपने अंडे देती है। बस यही उसका घोंसला होता है। और क्या बताया गया है, शक्करखोरा का घोंसला आपने देखा होगा कि जो खजूर के पेड़ होते हैं उस पे आपने लटकते हुए कुछ आपने इस तरीके के घोंसले देखे होंगे। ये देखिए, ये इस तरीके का पौधा होता है, वो घोंसला होता है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के बीच में डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल पे टंगा हुआ शक्करखोरा का घोंसला देखा है। तो ये छोटी डाली पे अपना घोंसला बनाता है। क्या तुम भी जानते हो यह घोंसला किन चीज़ों के बने होते हैं? घोंसले में बाल, बारीक टहनियाँ, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल आदि के टुकड़े, कपड़े के चीथड़े भी इसके घोंसले में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या था, खाना और सोना। बच्चों का काम ही क्या होता है। ये बीबर पक्षी का घोंसला एक दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपने देखा होगा जो खजूर के पेड़ वगैरह पे, ये आपने इस तरीके का घोंसला लटका हुआ देखा होगा आपने।
क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर बीबर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। जो नर बीबर हैं वो घोंसला बनाते हैं। मादा बीबर को जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। पक्षियों के पंजे, जैसा काम वैसे पंजे। ये देखिए पंजों के बारे में बताया गया था। पानी में तैरने के लिए क्या होता है, जो मेढक होते हैं उनके पंजे होते हैं वह इस तरीके के होते हैं। उन पे ये जाल सा बिछा हुआ होता है, पादप जाल बोलते हैं। इस तरीके का जाल बिछा हुआ होता है। टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरीके का पंजों का इस्तेमाल किया जाता है। शिकार पकड़ने के लिए चील वगैरह का आपने देखा होगा, इसी तरीके का होता है पंजा। पेड़ पर चढ़ने के लिए देखा होगा आपने, जानवर वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, और इस तरीके के घोंसले जो शिकार पकड़ने के लिए होते हैं उसी तरीके का इसका ही पंजा होता है। ज़मीन पर चलने के लिए अपने इंसानों का देखा होगा, वह इस तरीके का एक पंजा यहाँ पे दृश्यात्मक रूप से दिखाया गया है। चलिए ये और देख लेते हैं। मांस को, जैसे चोंच के बारे में बताया गया है, मांस चीरने और फाड़ने के लिए इस तरीके की चोंच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चील गिद्ध वगैरह में होता है, लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरीके की नोक वाले पक्षी आपने देखे होंगे, वह उनकी नोक इस तरीके की होती है। फूलों का रस चूसने के लिए चिड़ियों वगैरह के देखी होगी, इस तरीके की एक घूमती हुई एक नोक होती है। कीचड़ में छानबीन करने के लिए बगुला वगैरह का आपने देखा होगा, लंबी चोंच होती है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी और गृह त्यागी। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? कौए जैसी क्या होनी चाहिए? निगाह होनी चाहिए। काक चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। एक पैर पानी में उठाया रहता है, जैसे ही शिकार दिखता है वो रुका रहता है, शिकार दिखते ही वो तुरंत हमला बोलता है। श्वान यानी कुत्ते जैसी क्या होनी चाहिए? नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम खाना खाना चाहिए विद्यार्थियों को, और गृह त्यागी होना चाहिए, घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के पंच लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण ये बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बीजों को चबाकर तोड़ने के लिए इस प्रकार की नोक का प्रयोग करते हैं। काटने के लिए जो इस प्रकार की नोक का प्रयोग करते हैं जानवर। और चलिए ये और टॉपिक ले लेते हैं। जानवरों के दांत। गाय के आगे दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए वह पीछे के दांत का प्रयोग करती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने का काम करती है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम यहीं पे ही अपना सेशन आज का समाप्त करते हैं। लास्ट वीडियो हमारी इसके बाद आएगी, इसका एक और पार्ट बनेगा, 3 पार्ट होंगे, नोट टू भी पब्लिश करके होगी बाय दा गुरु।
भारत में कितनी जगह टकसाल है? भारत में कितनी जगह है टकसाल है? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।